नमस्कार। आप सभी का एक्सप्रेस क्योर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो देश के हेल्थ वर्कर्स के लिए काम कर रही है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए अपने पेशेंट बेस को तो बढ़ा ही सकते हैं, उनका कंसल्टेशन शहरों के अच्छे डॉक्टर से करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लेट्स क्योर भारत बैनर के अंदर काम करते हैं और आज इसी बैनर के अंदर हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष पांडे जी जुड़े हैं, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे H3N2 वायरस क्या है। डॉक्टर आशुतोष जी दिल्ली से हैं और इन्होंने अपना MBBS मेघालय से कंप्लीट किया है। ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में एक मेडिकल ऑफिसर भी रहे हैं और अभी ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फैमिली मेडिसिन में कंप्लीट कर रहे हैं सोनीपत हरियाणा से। डॉक्टर आशुतोष, हमारे एक्सप्रेस क्योर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है H3N2 वायरस। रिसेंटली अभी कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 और फ्लू की चर्चा की और उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी मीटिंग में निकाली। जैसे कि उन्होंने ये निकाला कि टेस्टिंग के प्रोसेस कोविड के दोबारा आने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल्स होने चाहिए कि अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी और हाइजीन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। तो डॉक्टर आशुतोष जी ये बताइए कि ये जो H3N2 वायरस, ये जो नया मार्केट में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, ये वायरस एक्चुअली है क्या और क्या ये कोविड जैसा ही है? प्लीज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जैसा कि मैम ने बताया है कि ऑलरेडी अपने सोसाइटी में H3N2 काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अपने ये नेशनल सिक्योरिटी और ICMR ने अभी कुछ दिन पहले ही इसके लिए मीटिंग अरेंज करी थी, ताकि वो सारे प्लान कर सके कि जैसे हमने कोविड में टेस्टिंग और ये सब करके कोविड से हमने अपने आप का बचाव किया, तो सारे हम ये फॉर्मूले और सब दिए हैं बनाना ताकि टेस्टिंग ये सब हो सके। H3N2 जनरली क्या है कि ये बहुत स्टेबल वायरस है। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हुआ था, तो इसमें H3N2 जो है उसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक वेराइटी है, टाइप ए वेराइटी है ये। और ये वेराइटी क्या है कि जनरली ये स्वाइन मीन्स ये जो पिग्स होते हैं, जनरली ये जानवरों में होता है, ह्यूमन बीइंग में ये रेयर होता है। बट समटाइम फ्लू के सीजन में ही इसका आउटब्रेक होता है। जैसा कि इस साल हमने केसेस देखना स्टार्ट करा है, जिसमें H मतलब होता है हीम एग्लूटिनिन, एक तरह का ये प्रोटीन है, और N मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। जो H3 और N2 लिखा हुआ है, एक तरह का टाइप होता है कि जो वेरिएंट होते हैं अपने वायरस है। जब कोई स्वाइन मीन्स पिग से यदि कोई वेरिएंट हमारे ह्यूमन बीइंग में आता है तो इसको एक वेरिएंट बोला जाता है। तो H3N2 एक टाइप का वेरिएंट है, और इसमें H और N, जैसा कि हमने आपको बताया कि हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज होता है, ये एक तरह का प्रोटीन टाइप का। तो इसके बेसिस पे ये वायरस हमें डिसाइड टाइप है। जनरली ये वायरस जो होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसको बोलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। हम आपको जैसे जैसे मीटिंग प्रोग्रेस होगी आपको बताते जाएंगे कि ये इसके सिम्टम कैसे होते हैं। आप जब ये H3N2 से इन्फेक्ट होंगे तो कैसे कैसे धीरे धीरे आपको सिम्टम आएंगे। तो सबसे पहले यदि आपको ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे स्प्रेड होता है। बिल्कुल कोविड जैसा, जैसे कोविड स्प्रेड होता था वैसे ही ये वायरस भी स्प्रेड होता है। किसी के छींकने से, आपने टच कर लिया, हैंड शेक करने से, किसी का कहीं पे किसी ने छींका, उसके उसके जो सांस के ड्रॉपलेट्स आप किसी सरफेस पे पड़े, आपने उसको टच कर दिया, उसके थ्रू। तो जो भी कोविड के सारे सारे फैलने के तरीके थे, सेम इस वायरस के भी फैलने के तरीके हैं। तो हमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये स्प्रेड, जैसे कोविड में हमने अपने आप को बचाव किया कि हैंड शेक करने से बचते थे, जब भी किसी सरफेस को टच करते थे हम हैंड
हैंड रब करते थे, अल्कोहल से वॉश करते थे। सेम पैटर्न इस वायरस में भी है। और इस समय कोविड भी है मार्केट में अपने, नॉर्मल फ्लू है, सीजनल फ्लू भी है, और ये इन्फ्लुएंजा भी है। लगभग सबके सिम्टम ऐसे आएंगे कि यदि आपको इन इन S3N2 का यदि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी आपकी धीरे 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 लगेगी ऐसा कि थका थका सा, थकान सा महसूस हो रहा है। फिर आपको माइल्ड माइल्ड ग्रेड फीवर आना स्टार्ट होगा, गले में खराश होगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा, और अधिकतर लोगों को बॉडी एक होता रहता है। तो जनरली क्या होगा, आपके पास जो पेशेंट आएगा वो आपको ये बताएगा कि हमें कई दिनों से थकान लग रही है, भूख नहीं लगती है। दूसरा ये बताएगा कि गले में खराश है, सूखी खांसी आ रही है। कुछ कुछ पेशेंट सीने में दर्द शिकायत कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनमें यदि कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसको S3N2 हो रहा है तो उनको ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो ऑलरेडी जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, जो डायबिटिक है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उसमें ये जो सिम्टम है थोड़े वेरी कर सकते हैं। जैसे यदि कोई पेशेंट है उसमें सांस लेने का तकलीफ होगा, उसका नहीं होगा। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, ये बताता है कि आपको सर्दी है, खांसी है, तो हम ऐसे तो बिना टेस्टिंग के ये पता चलेगा नहीं कि आपको ये कोविड है, कि ये फ्लू है, या ये S3N2 है। विदाउट टेस्टिंग आप ये कह नहीं सकते। लेकिन क्या है कि ये सारे जो सीजनल फ्लू हो चाहे S3N2 हो, ये सारे 7 डेज 4 to 6 डेज का इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि ये वायरस आपके बॉडी में जैसे एंटर किया, अब कब तक ये वायरस रहेगा, कब तक इसके सिम्टम्स रहेंगे। तो 4 or 6 डेज में लगभग लगभग सारे सिम्टम आपके चले जाएंगे। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो सिक हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब आपके पास पेशेंट आए तो आपको ये SpO2 प्रोब है, ठीक है, SpO2 प्रोब से उसका सेचुरेशन देखना है। और यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी वो कर रहा है पेशेंट, आपको बता रहा है, तो आपको ऑस्कल्टेट करना है, चेस्ट ऑस्कल्टेट करके कि कोई एबनॉर्मल सी साउंड तो नहीं आ रही उसमें। यदि ऐसा कुछ होता है, SpO2 कम होता है, तो उसको तुरंत इमरजेंसी में या हायर सेंटर जो भी है दिखाना है। बाकी जो पेशेंट है 99% केसेस माइल्ड केसेस होंगे, जिनको बस सर्दी खांसी है, हल्का बुखार है, सांस लेने में तकलीफ कुछ कुछ पेशेंट को होगी, किसी किसी को हल्का चेस्ट पेन होगा। इन सारे पेशेंट को आप सिम्टम्स का इलाज करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या है? पहला सिम्टम्स है फीवर, हल्का फीवर से लेके ज्यादा फीवर तक हो सकता है। उन्होंने ये मुरादाबाद से वो ले मतलब 99 फीवर हो सकता है, 100 हो सकता है, 101 ज्यादा से ज्यादा। तो हमें पैरासीटामोल टेबलेट देके, और हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल SOS नहीं देंगे। SOS मीन्स कि आप आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दिया। हम प्रेफर ये करेंगे कि जब तक उसको फीवर आ रहा है पेशेंट को TDS दे, 500 mg TDS। और साथ साथ ये सारे इन्फ्लुएंजा वायरस में आपको चाहे वो कोविड हो, चाहे सीजनल फ्लू हो, चाहे ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो, इसमें आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पेशेंट को एडवाइस करना है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इसलिए यदि पेशेंट हाइड्रेट रहेगा। तो ये जो सारे सिम्टम आ रहे हैं, जिसे कहते हैं कि यदि किसी को फीवर आ रहा है तो वो खाना पीना ठीक से नहीं रखता, तो पेशेंट क्या होता है कि धीरे धीरे ठीक होता है। यदि कोई प्रॉपरली डाइट ले रहा है इस इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम, इसी टाइम पे प्रॉपर फ्लूइड ले रहा है, ORS ले रहा है, मल्टीविटामिन ले रहा है, विटामिन C की गोली ले रहा है, और अच्छे से ठीक से खाना पीना कर रहा है, तो वो पेशेंट जल्दी ठीक होता है। अनटिल अनलेस कि उसको कोई और बीमारी ना हो, जैसे हमने आपको बताया अस्थमा हो, किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि कोई HIV का पेशेंट हो, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हो। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब कोई आपकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए दवाई दी जा रही है, जैसे सिकल पेशेंट होते हैं, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करा जाता है, तो ऐसे पेशेंट पे हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। बाकी 99% जो केसेस होते हैं, 99% जो केसेस होते हैं कोविड जैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके 6 से 7 दिन में। इनको बस सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट देना है। और बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट सिचुएशन को देख के जो उनकी टेस्टिंग हो रही है, CMR एक प्रॉपर गाइडलाइन इसके सारे स्टेट के लिए अलग अलग निकालेंगे ये लोग। उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोसीड करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। और आपको यदि बीच बीच में किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। यदि आपको कंफ्यूजन हो या इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल अपना माइक ऑन कर ले, या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। हेलो।
ओके। या हेलो, जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, बताएं। जैसे मान लीजिए अभी अब आपने बताया कि H1N1 वायरस जो है उससे बचने के लिए उपाय हाँ हाँ बताए, और दूसरी चीज जैसे आपने हाँ अभी हाँ बताया कि SpO2 जो क्या कहते हैं, SpO2 जो है उससे हम कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि ये सीरियस है या फिर सीरियस नहीं है। अच्छा, देखिए इसके 3 कैटेगरी होते हैं। कुछ पेशेंट आपके पास आएंगे कि जिनका 95 तक है, उनको आप माइल्ड रखना है, उनको आप बता के भेजोगे कि आपको SpO2 देखते रहना है। कुछ ऐसे पेशेंट आएंगे जो 92 to 95 के बीच में होंगे, वो क्या है मॉडरेट केसेस है। उनको भी ऐसा है कि उनको आपको बताना है कि आपको हॉस्पिटल में जाके भी दिखाना है, ठीक है, डॉक्टर को दिखाना है। ये मॉडरेट केसेस होते हैं। यदि किसी का 92 से 86 हो गया, 87 हो गया या 90 हो रहा है, उनको आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये सीवियर केसेस होते हैं। ये 0.01% से ज्यादा केसेस है नहीं अभी। जैसे 2 डेथ्स हुई थी, एक बेंगलोर में हुआ था कर्नाटका में, और एक हरियाणा में हुआ था। तो दो डेथ हुए थे अब तक H3N2 में, जो रिपोर्टेड हुए थे। अभी और डेटा आना बाकी है। लेकिन ये है, आप SpO2 से ऐसे लगा सकते हैं कि यदि कोई आपके पास आया, एक आपसे अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है, मान लो आपका SpO2 आपके पास नहीं है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा, बोल भी नहीं पा जैसे रहा। मान लीजिए बोलने में अगर उसका सांस फूल रहा हो, ठीक है, हाँ तो जी। उस कंडीशन में जैसे मतलब SpO2 अगर हम लगाते हैं तो मान लीजिए जो क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन मीटर है वो 95 है, और जो पल्स का जो हाँ सेचुरेशन है RP, सॉरी जी, पल्स का जो ये सेचुरेशन है 156 अगर प्लस चला जाए तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। ये केस में भी यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ है, उसका पल्स रेट हाई है, तो ये देखो टैकीकार्डिया है। ये भी एक सीरियस केस है, ठीक है। इसको भी आपको, जी पेशेंट को यदि आपके पास नेबुलाइजेशन का सुविधा है, ऑक्सीजन का सुविधा है, तो आप ऑक्सीजन दें। उसके बाद इनको तुरंत हायर सेंटर पे रेफर करना है। ये पेशेंट सिक हो सकता है कभी भी। और जी, कोई जानकारी चाहिए एक आपको? क्वेश्चन और था सर। हाँ हेलो। हाँ 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 जी एक बताइए। क्वेश्चन और था कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है उसको फीवर आ रहा है, और हाँ जी उसको पता नहीं है कि मैंने कौन सा फीवर है, विदाउट टेस्ट कैसे बता नहीं सकते जब तक उसको जांच नहीं किया जाए, तो हाँ उसके जी। पहले उसको हम क्या क्या ट्रीटमेंट जो है जो दे सकते हैं। जैसे आपके पास यदि कोई फीवर का पेशेंट आया, आपको पता है जी कि ये सीजन है कोविड का, हो सकता है कि उसका हो, तो हिस्ट्री ऐसा होगा कि आपको 2 दिन से फीवर आ रहा है। यदि 2 दिन से जी फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम के साथ फीवर है, तो हो सकता है कि ये फ्लू का हो। आप उसको सिंपल पैरासीटामोल 500 mg का सुबह शाम के लिए दे सकते हैं। एक पेंटॉप या एमसेट, पेंटॉप या ओमेज के साथ दे सकते हैं, ताकि गैस्ट्राइटिस ना हो। और यदि पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि 2 महीने से उसको फीवर आ रहा है, इवनिंग में ज्यादा हो, तो ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। इसमें भी आप जी पैरासीटामोल दे के भेज सकते हो। उनको हायर सेंटर पे भेजना है, ताकि आगे चल जी के उनकी टेस्टिंग करी जा सके। जी। और जैसे मान लीजिए किसी कोई पेशेंट ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए हम उसको फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटीबायोटिक अगर चढ़ाएं और उसको एलर्जी का रिएक्शन हो जाता है, तो उसको मतलब हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि आपको उसको आपको एंटीबायोटिक कौन सा यदि सूट कर मान रहा लो, है। चलो कोई सा भी, ये तो एंटीबायोटिक है, कोई सी भी दवा हो, कोई सी भी दवा, यदि जी उससे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले वो दवा को स्टॉप करना है। दूसरा, आपको एविल करके एक इंजेक्शन आती है, डेक्सा करके इंजेक्शन आती है, उसको देना है। जनरली ऐसे पेशेंट जिनका प्रूवन ना हो कि ये किस वजह से, एंटीबायोटिक देना ही नहीं है। स्पेशली अभी मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये हमसे मिस हो गया था उस सेशन में बोलने का। आपको किसी को भी एंटीबायोटिक ऐसे देनी नहीं है। जैसे हमारा क्या होता है, किसी को गले में दर्द है, जिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर दिया, फीवर आया, जिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर दिया, एमोक्सिक्लेव स्टार्ट कर दिया। किसी को भी, किसी भी पेशेंट को ऐसे हमें ऐसे जनरली एंटीबायोटिक। ऐसा होता है सर। जैसे क्या होता है ना कि कोई भी इंटीरियर एरिया से बिलोंग करता है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको जस्ट तुरंत मोनोसेप या जोन या कोई भी एंटीबायोटिक हाँ, उसको लोग ये चढ़ा देते ऐसे हैं। ऐसे तो अपने को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे जी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। और वायरल 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 इलनेस में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। पेशेंट के पैसे गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और कोई फायदा नहीं होता है। तो अनटिल जी अनलेस इट्स प्रूवन कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से इनको इन्फेक्शन है, हमें कुछ भी एंटीबायोटिक नहीं देना है। राइट। और किसी को कोई
राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष, आपने राकेश जी का सवाल का जवाब दिया। राकेश जी, आई एम श्योर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपका कोई और भी सवाल हो तो आप लिख दीजिए चैट पर, ताकि हमारे बाकी लोग भी अपने सवाल पूछ सकें। अगर और किसी का कोई सवाल है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैट पर जरूर लिखें। आशुतोष जी, मेरे पास दो तीन सवाल मेरे पास आए हैं हेल्थ वर्कर्स हाँ जी के मैम। थ्रू ही आए हैं। ओके मैम। जैसे एक सबसे पहला बड़ा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि जैसे अभी आपने बताया कि कोविड छींकने से, छूने से ऐसे फैलता है, तो क्या हम ये भी माने कि ये हवा, पानी और मच्छर से भी फैल सकता है, जैसा कोविड मैम, के टाइम पे हाँ, मिथ था? तो पहला तो मैं आपको सब लोगों को एश्योर करना चाहता हूँ कि ये मच्छर से नहीं, मच्छर के काटने या इससे नहीं फैलता है। इसका आपको क्या है कि सरफेस टू सरफेस, पहला है ड्रॉपलेट होते हैं। जब आपने छींका तो उसमें से कुछ ड्रॉपलेट्स के रूप में हवा के फोर्स से वायरस वायरस का पार्टिकल जो होता है वो हवा में फैलता है। तो इसको क्या है कि हवा, मान लो किसी ने छींका, किसी सरफेस पे आपने लिफ्ट का बटन यूज किया, वहां से हो सकता है। आपने छींका और रुमाल नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया है, तो वहां से आपको सीधे ट्रांसमिट हो सकता है। आप किया उससे हो सकता है, कहीं आपने सरफेस टच किए हैं उससे हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे हो रहना है कि ये मच्छर काटने से नहीं होता है। इसको क्या है कि छूने से हो सकता है, छींकने से हो सकता है। तो आप इसको सिंपली मास्क लगा के, प्रॉपर हैंड वॉश करके, प्रॉपर हैंड हाइजीन करके इससे बचा जा सकता है। जैसे मान लो आपके घर में किसी को इन्फ्लुएंजा है, तो उनको मास्क लगाने दो। आप उनके साथ रह रहे हैं तो उनको मास्क देना, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोविड जैसा ऐसा, आपको बस सावधान रहना है। यदि कोई उसका ध्यान रखना है, डरना नहीं है बिल्कुल। और आप मास्क लगा के इससे बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक सवाल और आया है, इसमें लिखा है कि क्या हमें मास्क अभी से लगाने चाहिए, और क्या ऐसे है कि कुछ कंट्रीज में, इंडिया के बाहर भी ये कंट्रीज में अवेलेबल फैल रहा है? इसके केसेस जो है इंडिया में ज्यादा आ रहे हैं इस समय। इसको जो अपना मौसम है, इंडिया का मौसम है कि तो रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, तो ये फेवर कर रहा है। इस वजह से इंडिया में केसेस ज्यादा आ रहे हैं। फॉरेन कंट्री में कम केसेस हैं, एक दो केसेस हैं, इंडिया में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और दूसरा, हमें मास्क पहनना ही चाहिए, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं, ऊपर से इन्फ्लुएंजा वायरस है, फिर दूसरा सीजनल फ्लू। हमें हम सबको पता है कि जैसे चेंज होता रहता है, गर्मी और ठंडी एक साथ मिक्स होती रहती है, उस समय सीजनल फ्लू भी आता है। तो हम एक मास्क लगा के कोविड-19 से बच सकते हैं, H3N2 से बच सकते हैं, और सीजनल फ्लू से बच सकते हैं, और तीसरा पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो मास्क लगाने से ये है कि आपको 4-5 फायदे हैं, तो मास्क तो लगाना ही चाहिए। नहीं सर, अभी जैसे आपने समर और विंटर का बोला, एक क्वेश्चन हमारे पास हाँ और जी। आया था, जैसे कोविड में था कि गर्मी आएगी तो कोविड खत्म हो जाएगा, सर्दी का था तो ये था कि बारिश और सर्दी में फैल रहा है, और अभी अभी आपने हाँ बोला कि ये इंडिया का वेदर थोड़ा फेवर कर रहा है, तो हाँ हाँ। वेदर और इसका क्या रिलेशन है, थोड़ा सा और आप डिटेल में बता सकते हैं क्या? वेदर वेदर जैसे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा और कोविड वायरस है, इनका क्या था, कोविड वायरस के लिए ऐसा सोचा गया था, मैं कोविड को पहले बता देता हूँ कि टेम्परेचर से ऐसा सोचा गया था, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये जनरली विंटर वाले वायरस है, हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव मतलब कि जब हीट आता है ज्यादा, मतलब 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, तो ये वायरस ग्रो नहीं कर पाते। इनमें अपना रिप्रोडक्शन का मेथड है, यहाँ टाइम कम है उसको हम अच्छे से बता नहीं सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अच्छा ग्रो करता है। तो वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये विंटर सीजन, लाइक रूम टेम्परेचर से नीचे नीचे टेम्परेचर है, 16 मतलब 12 डिग्री टू 26 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें ज्यादा अच्छे से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अपने जो इंडिया का टेम्परेचर क्या है कि इस समय समवेयर बिटवीन 16 टू 30 डिग्री है, तो ये बिल्कुल फेवरेबल टेम्परेचर है ये इन्फ्लुएंजा वायरस को ग्रो करने का। दिस इज द रीजन हमारे पास ज्यादा केसेस आ रहे हैं देन अदर कंट्री। एक सवाल और आया है, जैसे कोविड की एक स्पेसिफिक वैक्सीन थी और थर्ड डोज भी मार्केट में आ गई थी, और सबसे कहा गया था कि थर्ड डोज भी लगानी है, क्या इन्फ्लुएंजा या H3N2 वायरस जिसको हम कह रहे हैं ज्यादातर फैल रहा है, इसके लिए भी क्या कोविड की वैक्सीन ही हमें हेल्प करेगी, या कोई और वैक्सीन आएगी मार्केट कोविड में या आ रही है? कोविड
कोविड वैक्सीन, कोविड जो वायरस था बिल्कुल अलग वायरस है, उसका काम करने का पैटर्न बिल्कुल अलग था। कोविड वैक्सीन केवल कोविड उसके वेरिएंट पे काम करेगी। इन्फ्लुएंजा के कुछ वैक्सीन मार्केट में थे, हैं भी, पहले से भी हैं, कुछ लोग यूज, लेकिन अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइन आना बाकी है और उस पे और रिसर्च आने बाकी है। तो उस पे मुझे कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा कि, लेकिन ये मैं कहा कि वैक्सीन होती है, ये बिल्कुल अलग अलग तरह का वायरस है। इसके अपने मेडिसिन भी आते हैं जो कि इफेक्टिव हैं। तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है कि हम, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज्यादा डेथ रेट इसमें नहीं आने वाले हैं। 99.99% जो पेशेंट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देके उनको ठीक करा जा सकता है। बस हाई रिस्क पेशेंट को ध्यान रखना है। हाई रिस्क पेशेंट मैंने ऑलरेडी बताया है, नए ज्वाइनर्स के लिए मैं बता देता हूँ फिर से कि जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट जो किडनी किडनी ट्रांसप्लांट कराए, लीवर ट्रांसप्लांट कराए, जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे चल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट है जिनको ऑलरेडी में रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, ऑलरेडी वीक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को ध्यान रखना है। बाकी पेशेंट हम लोग को माइल्ड सिम्टम के साथ अपने आप 5 to 7 डेज में सारे ठीक हो जाएंगे। स्टेरॉइड क्या करता था कि हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही है उसको सप्रेस करता था। तो जब हमें कोविड सीरियस केस होता था, सीरियस केस मीन्स जो ऑलरेडी आईसीयू में पेशेंट है, जिनके लंग्स खराब हो रहे हैं, जिनमें लंग्स के सेल्स हैं वो खराब हो रहे हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा इन्फ्लेमेशन, उसको कम करने के लिए हम स्टेरॉइड देते थे। केवल वेरी सिक पेशेंट जो आईसीयू में पेशेंट थे, जो हमारे सीवियर कैटेगरी के पेशेंट थे, उनको केवल स्टेरॉइड दिया जाता था। बाकी माइल्ड तो स्टेरॉइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे इन्फ्लुएंजा में स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है। हमें किसी भी पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं देना है, हमें एंटीबायोटिक नहीं देना है। और हाँ, एक शोर थ्रोट एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि पेशेंट शोर थ्रोट के लिए आते हैं और जनरली हम क्या करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिक्लेव ये सब देते हैं। हमें क्या करना है कि पेशेंट को जस्ट सिंपल बताना है कि आप वार्म सेलाइन मतलब गुनगुने पानी और नमक गार्गल करना है कम से कम दिन में 3 बार। और यदि वो पेशेंट स्टीम ले सकता है तो उसको सुबह, शाम और रात को स्टीम लेने से सिम्टोमेटिकली बहुत रिलीफ होगा। उसको सुबह, शाम और रात को स्टीम लेना है और गार्गल करना है लिक्वार्म वाटर, सेलाइन वाटर से। लिक्वार्म होना चाहिए, 20 मिनट के लिए गार्गल करें, पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें किसी भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एंटीसेप्टिक होता है बीटाडीन माउथ गार्गल, आप उसको दे सकते हो। बहुत सारे मार्केट में गार्गल है, उनको दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और सिम्टम सिम्टम ये है कि गला किसी का लाल हो जाता है, जैसे खराश क्यों होता है, क्योंकि गला लाल हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। आप एंटीहिस्टामिनिक लिवोसिट्राजिन, मोंटेल्यूकास्ट, एल्सीजेट के कॉम्बिनेशन या सिट्रीजिन आप दे सकते हो, उससे भी बहुत फायदा होने वाला है पेशेंट। सही कहा डॉक्टर आपने कि कॉफ कोल्ड जैसे आप बता रहे हैं, मेडिसिन की बजाय हम नेचुरल थेरेपीज पे ध्यान दें, गर्म पानी और स्टीम पे ध्यान दें। एंड राइट एंड कोई भी मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन प्रायोरिटी है, क्योंकि डॉक्टर्स ज्यादा पेशेंट्स की कंडीशंस को समझते हैं। हमारे पास एक सवाल और आया है कि डोलो बहुत ज्यादा यूज हुई है पहले। जब कोविड आया था तो गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए थे कि डोलो हम यूज कर सकते हैं, एंड देन सडनली गवर्नमेंट भी पीछे हट गई थी। तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स थे डोलो के? डोलो इज ब्रांड नेम, डोलो इज ब्रांड नेम, ब्रांड नेम है वो पैरासिटामोल का एक ब्रांड नेम है। डोलो क्या करता था, 500 mg और 650 mg का अपना मेडिसिन बनाता था। तो लोगों ने क्या किया, खुद से ही बहुत सारे डोलो मेडिसिन, डोलो करके वो बोलते थे और वो लेके आते थे। जनरली हम क्या कहते हैं, पैरासिटामोल 500 mg, पैरासिटामोल 650 mg, किसी भी कंपनी का, क्रोसिन हो, डोलो का हो, किसी का ले सकते हो। क्या हुआ था कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी और उसका था, गवर्नमेंट का कुछ इशू था। बाकी डोलो का मीन्स आप पैरासिटामोल ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं अनटिल अनलेस उसका ओवरडोज ना करा दिया। मतलब आपने एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा ले लिया तो ओवरडोज नहीं करना है। आप पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको मॉनिटर करके आप पैरासिटामोल एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष जी। आपने सारे ही सेगमेंट्स को कवर किया हमारे लिए। दवाइयाँ, नेचुरल थेरेपी जो पेशेंट्स को देनी चाहिए, किन चीज़ों के लिए, कौन से सिम्टम्स के लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स को सतर्क रहना है, कब उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन कराना है,
उनको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन या सलाह के मरीज को नहीं देनी है, स्पेशली गले की कोई भी दवाई हो, जैसे एजिथ्रोमाइसिन या अलेग्रा जैसे आपने बताया। एंड दो लोगों का और भी था, हार्ट पेशेंट्स। डॉक्टर आशुतोष जी ने कहा कि हार्ट पेशेंट्स भी क्रिटिकल हैं, अगर उनके सिम्टम्स हैं ऐसे तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट कराना जरूरी है। और कॉफ ट्रीटमेंट भी H3N2 में, जैसे अकील जी पूछ रहे हैं, वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर ही। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे हेल्थ वर्कर्स को जरूर इससे बहुत कुछ जान पाए हैं वो, और वो ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट करना है और पेशेंट को कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली नहीं देनी है। डॉक्टर आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए।